हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज। ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ समझेंगे। ये बहुत ही छोटा एक लेक्चर होगा। बेसिकली इस लेक्चर का पर्पस ही इतना ही है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो लर्नर्स को जो कंफ्यूजन होती है बेसिकली वो दूर हो जाएगी। ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दोनों एक अलग सब्जेक्ट हैं और हम लोगों को एलिमिनेट करना जो भी कंफ्यूजन है इन दोनों लॉ के बीच में। ठीक है। दूसरी चीज ये भी समझनी जरूरी है कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये नीदर अ ब्रांच है नॉर अ पार्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है उसको म्युनिसिपल लॉ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल से मतलब है। हालांकि आगे हम ये भी जानेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो होते हैं, ठीक है, उसमें इंडिविजुअली जो होता है मेन सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि किसी नेशन को तो आप पनिश नहीं कर सकते हो फॉर द क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। ये रिलेशनशिप हम लोग कई डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे, इंस्टांसेस एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया, फैमिली अफेयर्स से हो गया, कमर्शियल अफेयर्स से हो गया। ठीक, और फाइनली हम लोग ये भी जानेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं। बस इतना ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप हैंडल पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ये उसका एड्रेस है। आप इसमें जाइए, ज्वाइन करिए। इस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पीडीएफ इस लेक्चर की मिल जाएगी। सो अब हमको समझना है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता क्या है बेसिकली, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहला एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। सो मान लीजिए मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं डील करता हूँ टेक्सटाइल में, कपड़ों का जो बिजनेस होता है उसमें मैं डील करता हूँ। और जो मेरा ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो बेसिकली इंग्लैंड में है, फॉरेन कस्टमर है। सो उस इंग्लिश सिटीजन ने मुझसे कुछ ऑर्डर प्लेस किया और मैंने उसको भेज दिया। लेकिन जो गुड्स था बेसिकली वो उसकी क्वालिटी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक मुद्दा आता है कि प्लेस ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वो प्लेस ऑफ एक्शन जो होता है वो बेसिकली डिटर्मिनेशन सेक्शन 3 और 4 से होता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उससे हमको पता चलता है, अगर दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हुआ है, उसी के बेसिस से जुरिडिक्शन डिसाइड हो जाती है। लेकिन अगर दो नेशनल्स जो डिफरेंट कंट्री में है वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहाँ बन रहा है? अगर कुछ फॉल्ट आता है, डिस्प्यूट आता है, तो उसको हम कहाँ पे रिड्रेस कर सकते हैं? सो ऐसा कुछ दिक्कतें आपके सामने आएंगी। दूसरा सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, टेक्सटाइल कपड़ा जो था मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन ऑन द वे वोएज से जा रहा था, जो शिप होती है उसके थ्रू एक्सपोर्ट किया था, तो वो जो सामान है वो बेसिकली शिप डूबने की वजह से पहुंच नहीं पाया टाइम से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंग्लैंड का जो इम्पोर्टर था उसको नुकसान हो गया। तो अब ना हमारी गलती है ना इंग्लिश सिटीजन की गलती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैं कहूँगा एज पर माय लॉ मैंने तो सारी कंडीशन आपकी फुलफिल कर दी है और जो टर्म्स एंड अग्रीमेंट थे वो सब फुलफिल्ड है। साथ में ये जो इंग्लैंड का इम्पोर्टर है वो बेसिकली यही बोलेगा ना कि नहीं, क्योंकि मुझे सामान मिला नहीं, तो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली में हुआ नहीं। ठीक है, तो उस केस में जो रेमेडी है वो कहाँ से मिलेगी, किसके अगेंस्ट मिलेगी? बेसिकली मिलनी चाहिए जो कोई कैरियर है उसके अगेंस्ट मिलनी चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली सच सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ इश्यूज अराइज होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं क्या है, जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, तो लॉ एप्लीकेबिलिटी, ये लॉ दो तरीके से हो सकते हैं, या तो स्टैट्यूट हो सकता है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो गई, या इंटरप्रिटेशन की बात हो सकती है जो कि म्युनिसिपल कोर्ट ने वहां के पर्टिकुलर नेशन ने दिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉ कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, तो ये सब कंफ्यूजन होता है। ठीक है, प्लस जो राइट्स हैं और जो ड्यूटी है, जो भी बात करेगा एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, वो बेसिकली इसी के लॉज के थ्रू या जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू ही क्लेम करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हमारा प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होगा, कहाँ पे हम सूट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पे कंप्लेन हम लोग फाइल कर सकते हैं।
तो ये भी एक इशू है। थर्ड है कि क्या लीगल प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करेंगे, कैसे समन करेंगे डिफेंडेंट को, एविडेंस का कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कलेक्ट कर लिया तो डिस्पैच कैसे होगा उसका, ठीक। फिर अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा लॉस हो गया है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तो उस केस में क्या होगा, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन रेज होता है। फिर अगर जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, ऑर्डर आ गया, तो उस केस में एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो जो ये कंफ्यूजन है ये क्या रेज करता है कि हम लोग इंग्लैंड का लॉ अप्लाई करेंगे या इंडिया का लॉ अप्लाई करेंगे। सो इसी के लिए इस प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को किस नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, ठीक है। ये लॉ इंडिया का या अदर नेशन जो भी है, या इंग्लैंड, हमारे एग्जाम्पल में इंडिया इंग्लैंड है इसलिए, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ क्या होता है, दोनों एक ही बात है। सो अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कौन से मैटर्स जो होते हैं वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आते हैं। सो आप देख सकते हैं फैमिली इश्यूज जो होते हैं, फैमिली मैटर्स जो होते हैं, वो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मैटर बन सकता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए दो सिटीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है, शादी हो गई, मैरिज हो गया, लेकिन काम के सिलसिले में एक स्पाउस का जो ट्रांसफर था वो यूएस हो गया, फॉरेन नेशन, ठीक है, लेकिन डिस्टेंट रिलेशनशिप था तो मैरिज वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। उसके वजह से अब ये डिसाइड एक स्पाउस ने किया कि हमको डाइवोर्स लेना, मान लीजिए यूएस वाले स्पाउस ने किया। अब क्या जुडिक्शन रहेगी, कौन से कोर्ट में जुडिक्शन रहेगी, क्या वो इंडियन कोर्ट में होगा, क्या वो यूएस के कोर्ट में होगा। जुडिक्शन डिसाइड होगा तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, ठीक है। मान लीजिए यूएस का भी कोर्ट है तो वो कौन से लॉ अप्लाई करेगा, हिंदू लॉ अप्लाई करेगा, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ अप्लाई करेगा, या इंटरकास्ट है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, या फिर यूएस का ही लॉ हो सकता अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज आएंगे आपके सामने। इसी को एग्जाम्पल को अगर फर्दर करें तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए चाइल्ड अगर बॉर्न होता है आउट ऑफ मैरिज, ठीक है, तो उस चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, तो फिर से सेम इश्यूज, उनको सेम प्रोविजंस लॉ लगेंगे। तीसरा जो मैटर है वो आपका सोशल डीलिंग से रिलेट करता है, ठीक है। सोशल डीलिंग या सोशल मैटर से मतलब ये है कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उसको एक चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, वो जो चाइल्ड है वो इंडियन चाइल्ड है, इंडियन सिटीजन है मतलब, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर होगा उस चाइल्ड को अडॉप्ट करने, क्योंकि इंडिया में कुछ रूल है कि एक सर्टेन एज के बाद ही आप अडॉप्ट कर सकते हो चाइल्ड को। तो क्या वो ऑस्ट्रेलियन अडॉप्शन के हिसाब से चलेगा, क्या वो इंडियन लॉ के सिटीजन के हिसाब से चलेगा, और अडॉप्शन में भी इंडियन लॉ भी अप्लाई होता है तो हिंदू लॉ अप्लाई होगा या मुस्लिम लॉ ऑफ अडॉप्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सारे मैटर आपके सामने आएंगे और ऑब्वियस है क्वेश्चन इश्यूज रेज होंगे। सो इसी सब प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है और सॉल्व करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सो एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप सबने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट समझा होगा। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी अराइज होता है कि क्या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहीं इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, एक सर्कमस्टांस है जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं, वो ये है कि आप सबने ये तीन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के इश्यूज हैं, लॉ एप्लीकेबल कौन सा होगा, कहाँ पे एक्शन कर सकते हैं, मतलब म्युनिसिपल कोर्ट कौन सी होगी, ठीक है, और लीगल प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, तो ये तीन आपने समझा है, ठीक है। इसी चीज को अगर यूनिफॉर्म कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो इस पे काम करते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो पार्ट किसका है, वो पार्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। तो उसमें सबसे आगे है जो इंटरनेशनल लॉ है वो है हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम शॉर्ट में HCCH कहते हैं। सेकेंड है आपका यूनिड्रॉइट, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। और लास्ट है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जो कि प्रोविजंस बनाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूनिफॉर्म करने के लिए, जिसको हम शॉर्ट में यूनिसिट्रल कहते हैं। सो बस इतना ही इंटरेक्शन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बीच में रहता है। सो फाइनल पार्ट हमारे लेक्चर 5 का रह गया है डिस्टिंक्शन। सो इसको हम बेसिस के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट बेसिस है हमारा सब्जेक्ट। सो आपको पता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट जो है वो स्टेट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिफरेंट नेशंस के होते हैं।
सेकेंड है लॉ, जैसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविलाइज नेशन, और भी टिपिकली जो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ सोर्स मानता है। और यहाँ पे क्या है, म्युनिसिपल लॉ ऑफ द रेस्पेक्टिव नेशन, जैसे हमारे इंडियन लेजिस्लेचर जो बनाता है लेजिस्लेशन, ठीक है, वैसे ही किसी और नेशन का भी पर्टिकुलर म्युनिसिपल लॉ। सो अगर नेचर की बात करें तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसका नेचर क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्टिंक्टिव है। लेकिन यही दिक्कत म्युनिसिपल लॉ में होती है, हर स्टेट का अपना एक म्युनिसिपल लॉ होता है, उसमें हो सकता है डिस्टिंक्टिव प्रोविजन एक ही मैटर पे हो, तो वहां पे दिक्कतें अराइज हो सकती हैं। जैसे आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप सभी ने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। सो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में आप देखेंगे इंग्लैंड में जो रूल फॉलो होता है, बेसिकली जो वहां का जो कोर्ट है उसने ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस फॉलो करा है, और ये माना है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी अप्लाई होता है अलॉन्ग विद प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन इंडिया में सिनेरियो अलग है। इंडिया में क्या है कि अगर आप सेक्शन 2D देखेंगे सेक्शन 2D देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पे हम लोग कौन सा केस फॉलो करते हैं, डटन वर्सेस पूले। ये भी एक इंग्लिश केस है, लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था कि ट्विडल वर्सेस एटकिंसन ने डटन वर्सेस पूले को ओवर रूल कर दिया था, जिसकी वजह से प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंग्लैंड में फॉलो होता है। लेकिन यहाँ की कोर्ट ने, जो इंडियन म्युनिसिपल कोर्ट है, उनने ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं की थी, और ये सेक्शन 2D को पढ़ते हुए ये बोला था कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता है। सो जो लास्ट रह गया वो है इनैक्टमेंट। सो आपको पता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट एक लॉ बनता है, मेजॉरिटी रूल जैसे फॉलो होता है, वोट पड़ता है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो म्युनिसिपल लॉ होता है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक तरीके से भी चुना जा सकता है, हो सकता है ऑथोरिटेरियन भी हो सकता है वहाँ पे अनार्की सिस्टम चल रहा हो, ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा हो, ठीक है, तो वो बेसिकली डिस्टिंग करता है म्युनिसिपल लॉ फ्रॉम अदर नेशंस। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।